प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का पहला पेपर। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन या परागण के कई टॉपिक इसी पूर्व डिस्कस कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, और पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हमने ये भी पढ़ लिया है कि कौन से फ्लावर के अंतर्गत सेल्फ पॉलिनेशन होगा और कौन से में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसके लिए एडेप्शंस या अनुकूलताएं पड़ी थी। क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत हमने हवा के द्वारा होने वाले परागण को पढ़ लिया है, जल के द्वारा होने वाले परागण पढ़ लिया है, और पक्षियों द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को पढ़ लिया है। और हम ये जान चुके हैं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर और पॉलन ग्रैंड की संरचना कैसी होगी, कि उसमें वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा या पक्षियों के द्वारा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि परागण का अधिकांश भाग कीटों द्वारा संपन्न होता है। लगभग 81% फ्लावर में कीटों के द्वारा परागण होता है। तो ऐसे फ्लावर की स्ट्रक्चर या प्लांट के अंदर में ऐसे कौन सी अनुकूलताएं विकसित होगी कि उसमें कीटों के द्वारा परागण आसानी से हो सके। इसके लिए कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाएंगी। हम आज उन्हीं संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन से लक्षण हैं जिसके कारण कोई कीट फ्लावर की ओर आकर्षित होता है और जाते समय परागण को ले जाता है अथवा परागण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर देता है। तो मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के आज के इस पार्ट में हम केवल और केवल पढ़ेंगे एंटेमोफिली अथवा कीट परागण से संबंधित विभिन्न लक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आप इस कॉलेज के YouTube चैनल पर भी अपने टॉपिक को आसानी से सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एंटेमोफिली को प्रारंभ करने से पहले हम फ्लावर की कुछ संरचना देखते हैं। तो मेरे पास में कुछ फ्लावर है, जैसे एक फ्लावर आपके सामने ये है, गेंदे का फ्लावर है। रंग इसका स्पष्ट रूप से केसरिया रंग होता है। इसके अंदर पाई जाने वाली एक छोटी छोटी संरचना को फ्लोरेट कहते हैं, पुष्पक कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार की संरचना, इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, इसमें कीट परागण होता है। दूसरा फ्लावर कनेर का है। पहले फ्लावर की तुलना में इस फ्लावर का आकार एक अलग प्रकार का है और रंग भी अलग प्रकार का है। तो रंग और आकार कीट परागण को परहेज करता है। एक अगला फ्लावर और है, गुलाब का फ्लावर है। गुलाब नाम सुनते ही इस फ्लावर का जिक्र होता है उसकी सुगंध के लिए, बहुत ही मनमोहक सुगंध होती है। ये जो संरचना पाई जाती है वो इसके पेटल्स है, दल है। दल के अंतर्गत पाई जाने वाली विशेष संरचना है, कीट परागण को परहेज करता है। एक अन्य फ्लावर का एग्जाम्पल हमारे पास में कनेर का है। ये कनेर वर्तमान में कई रंग के फ्लावर उत्पन्न करते हैं। मुख्य रूप से पहले लाल कलर और पीली कनेर हुआ करती थी, लेकिन अब इसके कल्टीवेशन के द्वारा कई रंग के फ्लावर उत्पन्न किए जा चुके हैं। तो ये जो फ्लावर की आकृति है वो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक चक्र का साइक्लिक फ्लावर है। एक अन्य फ्लावर जो अन्य पहले की तुलना में बिल्कुल ही अलग प्रकार का है,
अगले सुंदर पीले रंग का फ्लावर, जिसकी फ्लावर की संरचना एक अलग प्रकार की है। जब हम इसके पहले कनेर के फ्लावर की तुलना करते हैं, दोनों का आकार अलग अलग है, रंग दोनों का अलग, बिल्कुल आकर्षक रंग होता है। तो हम किसी भी फ्लावर के लिए यदि कीट परागण से संबंधित समझते हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? पहला, इस फ्लावर का एक आकार होगा। दूसरा, इसमें पाई जाने वाली बाह्य दल की संरचना, उसका रंग, दल का रंग, उसके अंदर पाई जाने वाली मकरंद संरचना, उसमें पाई जाने वाली सुगंध युक्त कोई विशेष संरचनाएं। इसमें पूतंतु और पुंकेसर की लंबाई और इस पूतंतु और पुंकेसर की संरचना जैसे इसके मध्य वाले भाग में दिखाई दे रही है। तो ये कुछ एक लक्षण होते हैं जो पुष्प में पर परागण के दौरान कीट परागण को प्रेरित करते हैं। ताइए हम इस फ्लावर की संरचना के बाद में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं कैसे कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो कीट परागण के लिए आवश्यक है। तो इस हेतु अर्थात कीट परागण हेतु पुष्पों में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसको संरचनात्मक अनुकूलताएं कहते हैं। जैसे एक फ्लावर होता है, दूसरे फ्लावर बिल्कुल भिन्न होता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के लक्षण को एट्रैक्शन एंड रिवार्ड टू पॉलिनेटर, परागणकर्ता को एक पुरस्कार के रूप में परिभाषित किया है कि यदि गुलाब के फ्लावर पर कोई कीट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सुगंध होती है, उसके अंदर मकरंद होता है, मकरंद को ग्रहण करने के लिए, तो मकरंद क्या होगा? उस कीट के पास। हम फ्लावर की संरचना को किस संदर्भ में पढ़ेंगे कि इसका कलर कैसा है, इसमें मकरंद पाया जाता है, दल की संरचना कैसी है, बाह्य दल की संरचना कैसी है, पुंकेसर की संरचना कैसी है। तो फ्लावर के सभी पार्ट्स के संदर्भ में हम उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक भाग किसी न किसी प्रारूप से, चाहे वो रंग के अंतर्गत हो, आकार के अंतर्गत हो, परागणकर्ता को अपनी ओर आकर्षित करता है और कीट परागण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। तो जो हमने पहला करेक्टर सेलेक्ट किया है वो है कलर, फ्लावर का कलर। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लावर में कुल दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक अंग होता है सहायक और दूसरा होता है आवश्यक। सहायक अंगों को जब हमने पढ़ा था उस समय क्या लिखा था? पढ़ाई ये था कि सहायक अंगों का मुख्य कार्य केवल और केवल परागण क्रिया में सहायक होता है। तो सहायक कार्य यही है और इसी संदर्भ में उसको हम पढ़ रहे हैं। पहला, कलर, रंग पुष्प में जो बनता है, डेवलप होता है, वो किस संरचना के कारण होता है? तो फ्लावर में कई संरचना होती है, सहपत्र होते हैं, बाह्यदल होते हैं, दलपुंज होते हैं, पुंकेसर होता है, जायंग होता है। तो पहली स्ट्रक्चर सहपत्र, बोगनविलिया और यूफोर्बिया पल्सेरम, दो एग्जाम्पल लिए जाते हैं सहपत्र से संबंधित। बोगनविलिया का फ्लावर आपने पौधा देखा ही होगा, गेट के ऊपर या फिर कहीं सजावटी पौधे के रूप में उसको उगाया जाता है। ये काष्ठीय बेल जैसे पादप है, देखा होगा सामान्य रूप से इसमें पर्ण से ज़्यादा फ्लावर आते हैं और फ्लावर भी कैसे हैं? गुलाबी रंग के हैं, सैफरन कलर के हैं। तो वो जो रंग फ्लावर का दिखता है वो है क्या? वो फ्लावर नहीं है, बल्कि क्या है? वो सहपत्र है। ठीक इसी प्रकार के यूफोर्बिया पल्सेरम के अंतर्गत पुष्प को रंग प्रदान करने का कार्य करता है, वो एक बड़ा विकसित सहपत्र है। दूसरा, बाह्यदल की बात आती है। बाह्यदल भी कई बार रूपांतरित होकर के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। जैसे लार्क स्पर एक पौधा है, इस पौधे में रंगीन जो पार्ट है वो कौन सा है? बाह्यदल का है, कैलिक्स का है। लेकिन वो बाह्यदल हरे रंग के स्थान पर रंगीन हो जाता है, पेटेलॉइड्स हो जाता है, जिसको हम दल्लाभ या पेटेलॉइड्स कहते हैं, के कारण कीट और उसकी आकर्षित हो करता है। जबकि म्यूसेंडा नामक प्लांट के फ्लावर में क्या होता है? कैलिक्स जितने भी होते हैं उसमें से एक कैलिक्स है, बाह्यदल बहुत बड़े आकार का होकर के पंखनुमा संरचना हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कीटों को आसन से आकर्षित कर सकते हैं। तो ये जो पहली स्ट्रक्चर है, ब्रैक्ट्स और कैलिक्स,
विभिन्न प्रकार के पादपों में रूपांतरित होकर के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दलपुंज भी कीटों को आकर्षित करता है। तो हम किसी भी फ्लावर का यदि रंगीन पार्ट की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? कोरोला ही होता है, वो दलपुंज होते हैं। इसके अलावा बाह्यदल या अन्य संरचना तो बात की बात है। दल है वो पादप पुष्प का रंगीन पार्ट होता है। ये कई रंगों के पाए जाते हैं, जैसे आप भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावर प्रकृति में देखते हैं। दल आपस में जुड़ करके संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको संयुक्त दलाभ संरचना नाम देंगे। अब ये संयुक्त संरचना कैसे हो सकती है? घंटीकार हो सकती है, जीविकाकार हो सकती है, नलिकाकार हो सकती है, दिवटाकार हो सकती है। जितने भी रूप फ्लावर के आप दिखते हैं वो मोस्टली दलपुंज के संयुक्त होने के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। तो ये दल रंगीन तो होते ही होते हैं। जैसा कि हमने अभी फ्लावर देखे हैं, इसमें जो रंगीन भाग दिख रहा था वो किसका था? वो दल था। इसके अतिरिक्त ये तितलियाकार या पेप्लियन इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पेप्लियनिटी कुल के अंतर्गत होता है, या फिर बाह्यजीविकाकार हो सकता है, द्विओष्ठी हो सकता है, या फिर स्पर्ड प्रकार के हो सकते हैं। तो फ्लावर में सबसे ज़्यादा कार्य यदि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है तो वो कौन सा होता है? कोरोला या दलपुंज। एक अन्य संरचना आती है, उसको नाम देते हैं कोरोना। पहले हमने पढ़ा कोरोला, अब पढ़ रहे हैं कोरोना। कैलोट्रोपिस का फ्लावर आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है? एक पंचकोणीय संरचना विकसित होती है, और इस पंचकोणीय संरचना के पास में इस प्रकार की एक सुंदर संरचनाएं पाई जाती है। देखी होगी आपने, ये 5 संरचनाएं नीचे की मुड़ी हुई हुक के समान होती है। ये कोरोला संरचना है, ये भी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। ऐसा कैलोट्रोपिस और डैफोडिल, जैसे हिंदी में नरगिस कहते हैं, के अंतर्गत पाया जाता है। एंडोसियम और गाइनोसियम भी फ्लावर में रंगीन संरचना के रूप में पाए जाते हैं और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहले बात करते हैं गाइनोसियम की। किस में पाया जाएगा गाइनोसियम या फिर एंडोसियम? जैसे आपने बबूल का फ्लावर देखा होगा। बबूल एक इस प्रकार का पुंजनुमा संरचना होती है और गोलाकार होती है, बिल्कुल पीली रंग की। या फिर सुईमुई प्लांट के अंदर देखा होगा, पर्पल कलर के फ्लावर एक समूह के रूप में विकसित होते हैं। वो मूल रूप से कौन सा भाग होता है? एंडोसियम का भाग होता है। अब एंडोसियम में भी परागकोश का रंग अलग हो सकता है और पूतंतु का रंग अलग हो सकता है। तो पूतंतु और परागकोश भी रंगीन होकर के या फिर अलग अलग रंग की होकर के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पहला फ्लावर में पाए जाने वाला लक्षण कौन सा हुआ? रंग। ये इस फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है, जो एंटेमोफिली के लिए उत्तरदायी है। और इसके अलावा दलपुंज के द्वारा निर्मित होने वाले पुष्प के विभिन्न प्रकार के आकार। रंग के अतिरिक्त फ्लावर में और कई प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कीट परागण को प्रेरित करते हैं। रंग के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो है नेक्टर अथवा मकरंद कहते हैं उसको। सामान्य तौर पर हनी बी या मधुमक्खियां मकरंद लेने के लिए ही किसी फ्लावर पर पहुंचती है। मकरंद का निर्माण मकरंद ग्रंथियों के द्वारा होता है, और या फिर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें दलपुट के द्वारा भी मकरंद का निर्माण हो सकता है। मकरंद ग्रंथियां सामान्य रूप से अंडाशय के आधारीय भाग पर आसपास स्थित होती है और वहां पे मकरंद का स्त्राव करती है। इस मकरंद को लेने के लिए जैसी मधुमक्खियां जैसे कीट इसके अंदर प्रवेशित होते हैं तब, और जब बाहर निकलते उस स्थिति में ये परागकोश से टक्कर खाते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण होता है। जब अंदर की ओर प्रवेशित होते हैं तब पुंके से परागकोश या फिर वर्तिका लंबी होगी तो वर्तिका, जो भी पहले संपर्क में आता है। और जब बाहर की ओर निकलते हैं उस समय वो तंतु छोटे हैं तो किससे रगड़ खाएगा? ये परागकोश से। मकरंद लेने के लिए जैसे कोई कीट इस फ्लावर में आता है तो परागकोश कीट के शरीर से रगड़ खाते हैं, जिससे परागकण इस कीट के पार्श्व भाग पर या ऊपरी भाग पर चिपक जाते हैं। और जैसे ये कीट बाहर निकल के दूसरे पुष्प, ऐसे पुष्प पर जाता है जहाँ पे वर्तिकाग्र परिपक्व हो गई है, तो वर्तिकाग्र परिपक्व होने का वर्तिका लंबी होगी तो पुष्प से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा। और जैसे ही कीट मकरंद लेने के लिए उस पुष्प के अंदर प्रवेशित होगा तो सबसे पहले वर्तिकाग्र कीट के शरीर से घर्षण करती है, और घर्षण करने के कारण कीट के शरीर पर चिपकी हुई
परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस क्रिया में मकरंद परागणकर्ता को एक पुरस्कार की तरह होता है कि वो पुरस्कार लेने के लिए आए और आते समय और जाते समय इसके बदले में पुष्प में परागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो मधुमक्खियों के द्वारा सबसे ज़्यादा परागण होता है और वो मधुमक्खियाँ इस पुष्प पर जाते क्यों है? मकरंद लेने के लिए। इस मकरंद का उपयोग मधुमक्खियाँ शहद निर्माण करने के लिए करती है। तीसरा लक्षण है वो है इसकी सुगंध, किसकी? फ्लावर की। हम पुष्प को यदि प्रयुक्त करें तो किसके कारण करें? सुगंध के कारण करते हैं। जैसे कई सुगंधित पुष्प है, चमेली है, रात की रानी है, हरसिंगार है, या फिर गुलाब के पुष्प है। हम अपने उद्यान में क्यों लगाते हैं इसको? क्योंकि उससे सुगंध आती है, इससे वातावरण होता है वो मनमोहक होता है। पुष्प की एक मालाएं बनाई जाती है सुगंधित, ताकि आसपास का वातावरण पूर्ण रूप से सुगंधमय हो जाए। तो यही सुगंध या स्मेल कीटों को भी पुष्प की ओर आकर्षित करती है, जिसके फलस्वरूप परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है स्मेल। इसके अतिरिक्त भी कई संरचना है वो परागण क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे कीट परागण हो। जैसे इसमें से एक आता है इन्फ्लोरेसेंस। यदि पुष्प बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ऐसी स्थिति में उनमें कीट परागण नहीं हो सकता। छोटे पुष्प होंगे, अनाकर्षक होंगे, तो इसमें किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा होगा। लेकिन होना किसके द्वारा है? कीटों के द्वारा होना है। तो होगा क्या? ऐसी स्थिति में सभी पुष्प युक्त संरचनाएं, जिसको हम पुष्पक्रम कहते हैं, पूरी पुष्पक्रम संरचना ही एक आकर्षक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो कीट आसानी से उस पुष्पक्रम की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कैपिटोलम प्रकार का पुष्पक्रम, या हिंदी में इसको नाम देते हैं मुंडक प्रकार का। मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम सूरजमुखी कुल का एक विशेष लक्षण होता है। फैमिली एस्टेसी या कंपोजिटी में देखा होगा, बड़ा सा पुष्प होता है जो हमेशा सूर्य के सामने को स्थित होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहते हैं। क्यों होते हैं हम इसको लोकोमोशन में अलग से पढ़ेंगे इसको। तो ये जो बड़ा सा पुष्प है वो एक पुष्प नहीं है, बल्कि वो इसका पूरा पुष्पक्रम है, और इसके अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचना पुष्पक कहलाती है, जो रे प्रकार की होती है या फिर बिंब प्रकार की और डिस्को प्रकार की होती है। सूरजमुखी में कीट परागण क्रिया को प्रेरित करने के लिए कैपिटोलम नामक पुष्पक्रम उत्तरदायी होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रहण भी कीट परागण क्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि इसकी सिरे होते हैं वो चिपचिपे, इसके आसपास का आवरण होता है वो चिपचिपापन का होता है, जिसके कारण आसानी से वो कीट से चिपक सकते हैं। पुष्प में पाई जाने वाली स्टिग्मा वर्तिकाग्र यदि ऊपरी सतह से उरोमिल प्रवृत्ति की हो जाए, मखमली हो जाए या फिर चिपचिपी हो जाए, श्लेष्मी हो जाती है, तो कीटों को परागकणों को आसानी से आकर्षित करते हैं। परागकण इसके ऊपर आसानी से चिपक जाते हैं। तो स्टिग्मा की संरचना और पॉलन ग्रहण की संरचना भी कीट परागण हेतु आवश्यक संरचनाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त पादप की लीफ भी कीट परागण को प्रेरित कर सकते। कैसे? पॉइंसेटिया नामक प्लांट का एग्जाम्पल आता है इसके अंतर्गत। सामान्य रूप से पर्ण कीट परागण को प्रेरित नहीं करती है, लेकिन पॉइंसेटिया में होता है ऐसा। होता है क्या इसमें? इस प्रकार के पादप में पुष्पक्रम के आधारीय भाग पर पाई जाने वाली एक पर्ण बड़ी और रंगीन होती है। ये पर्ण कैसे हुई? रंगीन होकर के पुष्पक्रम को अपने ओर चारों ओर से ढक लेता है। कीट इसी रंगीन पर्ण से आकर्षित होकर के पुष्प तक पहुंचते हैं। ऐसी व्यवस्था प्रकृति को क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि होता इसमें कीट परागण है, लेकिन इस पॉइंसेटिया के पुष्प आकर्षण युक्त नहीं होते हैं। इसीलिए आकर्षण का कार्य किसने किया? पर्ण ने रूपांतरित होकर के। कीट परागण का एक और एग्जाम्पल आता है रेप्लेसिया। नाम से स्पष्ट, रेप्लेसिया है क्या? रेप्लेसिया एक फ्लावर है। ये फ्लावर पादप जगत में सबसे बड़े आकार का होता है। वैज्ञानिक के अनुसार इसका डायमीटर ही केवल और केवल 1 मीटर तक होता है। व्यास कितना है? 1 मीटर। बहुत बड़ा फ्लावर होता है। तो इतने बड़े फ्लावर में भी कीट परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस रेफ्लेसिया पुष्प से सड़े हुए मांस जैसी सुगंध वातावरण के अंदर फैलती है,
सड़े हुए मांस की सुगंध से ही कीट जो मांसभक्षी प्रकार के वो इस पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं और इसी दौरान परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो रेप्लेसिया का एक एग्जाम्पल है जो स्मेल से संबंधित है, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण उसको अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। तो कुल 7 प्रकार के लक्षण रंग, मकरंद, सुगंध, पुष्पक्रम की संरचना, परागकण की संरचना, वर्तिकाग्र की संरचना और लीफ की संरचना, पर्ण की संरचना, ये सातों लक्षण मिलकर के या विशेष संरचनाओं में रूपांतरित होकर के आकर्षण और सुगंध प्रदान करते हैं, जिससे कीट उस फ्लावर की ओर आकर्षित होता है। फलस्वरूप उसमें कीट परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को, घोंघे द्वारा होने वाला और अन्य प्रकार के विशिष्ट परागण क्रिया के बारे में। थैंक यू।